हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। हम क्लास 11th हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे। यह पार्ट थर्ड है। अगर इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम देखने वाले हैं 75 शब्दों के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, निबंधात्मक प्रश्न, उनको देखेंगे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि कबीर के अनुसार अज्ञानी गुणों की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। अज्ञानी गुणों की शरण में जाने पर शिष्यों का उपकार नहीं होता, अपितु ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ता दिखाते हैं। वे घर घर मंत्र देते फिरते हैं तथा अभिमान में डूबे रहते हैं। ये निबंधात्मक प्रश्न के अंदर जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उसी तरीके से लिखें, आप अपने हिसाब से भी इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद आगे आपको लिखना है, अभिमान के कारण वे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। दोनों संसार में सागर में गोते खाते रहते हैं। दोनों की जीवन नैया मझधार में पड़ी रहती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कबीर के दृष्टि में ईश्वर एक है। अपने इस तथ्य की पुष्टि के लिए उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर एक है, उसका कोई निश्चित रूप या आकार नहीं है, वह सर्वव्यापी है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कई तर्क दिए हैं, जैसे संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकार का प्रकाश सबके अंदर समाया हुआ है। कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। वे आगे कहते हैं कि बड़ी लकड़ी को काटकर अलग कर सकता है परंतु आग को नहीं, यानी मूलभूत तत्वों धरती, आसमान, जल, आग, हवा को छोड़कर से सबको काटकर अलग कर सकते हैं। इसी तरह से शरीर नष्ट हो जाता है किंतु आत्मा सदैव अमर रहती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है जो अलग अलग रूपों में सब में समाया हुआ है। अतः ईश्वर एक है तथा उसके रूप अनेक हो सकते हैं। तो इस तरीके से कबीर ने ईश्वर एक है इस दृष्टि में ये तर्क दिए थे। आप इन तर्कों को लिख सकते हो और आप थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज भी ऐड करके आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो इसका आंसर है, मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सूझ बूझ खो बैठी है और उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का कोई ध्यान नहीं है। कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार छोड़ दिया, संतों की संगति कर ली, लोक निंदा से ही मंदिरों में भजन गाए, नृत्य किया। भक्ति की यह पराकाष्ठा बावलेपन को दर्शाती है, इसलिए लोग मीरा को श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी या बावरी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से तैयार कीजिएगा कि लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं और कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। ये क्वेश्चंस आपके फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर है उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि पति कविता में कवि ने सागर तट पर सूर्योदय का वर्णन किस रूप में किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि सूर्योदय वर्णन के लिए निम्नलिखित बिंबों का प्रयोग हुआ है। पहला, समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अपनी प्रातःकालीन लाल आभा के कारण बहुत ही मनोहर लगता है। दूसरा, सूर्योदय के तट पर दिखने वाला आधा सूर्य कमला के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा है। तीसरा, दूसरे बिंब में सूर्य लक्ष्मी की सवारी के लिए समुद्र द्वारा बनाई स्वर्ण सड़क प्रतीत होता है। तो पति कविता के अंदर कवि ने सागर तट पर सूर्योदय का वर्णन इस तरीके से किया है। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 5 है कि वे आके कविता में कवि ने किसान की पीड़ा का जिम्मेदार किन्हें बताया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया है।
जमींदार ने षड्यंत्र पूर्वक उसे जमीन से बेदखल कर दिया। उसके कारिंदों ने किसान के जवान बेटे को पीट पीट कर मार डाला। महाजन ने मूलधन व ब्याज की वसूली के लिए उनके घर, बैल व गाय तक नीलाम करवा दिए। आर्थिक अभाव के कारण इलाज न करवा पाने के कारण किसान की पत्नी मर गई। कोतवाल ने अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसकी पुत्र वधू को शिकार बनाया। पीड़ा एवं लज्जा के कारण उसकी पुत्र वधू ने आत्महत्या कर ली। इतना सब कुछ होने पर समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को मूर्ख दर्शक बनाकर देखता रहता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है कि वह आके कविता में कवि ने किसान की पीड़ा का जिम्मेदार किन्हें किन्हें बताया है, और कि इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, घर की याद कविता में कवि ने पिता के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं को चित्रित किया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो घर की याद कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा गया है। सबसे पहली, पिताजी पूर्णतः स्वस्थ थे, बुढ़ापे उन्हें अभी छुआ तक नहीं है। दूसरा, देश प्रेमी है, उनकी प्रेरणा पाकर ही कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया है। वे दौड़ लगाते हैं तथा दंड पेलते हैं। वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते। वे खिलखिलाकर हंसते हैं। वे तूफान की रफ्तार से काम करने की दक्षता रखते हैं। छठा, वे गीता का पाठ करते हैं। सातवां, वे भावुक प्रवृत्ति के हैं। अपने पांचों बेटे की याद आने पर उनकी आंखें भर आती है। तो इस तरीके से घर की याद जो कविता है उसके अंदर कवि ने पिता के व्यक्तित्व की इन विशेषताओं को चित्रित किया है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपने अच्छे से इसको देखा होगा। फिर 7वां है, ना हो कमीज तो पावों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है। इस सफ़र के लिए उपरोक्त शेर में कवि आम जनता की कौन सी प्रवृत्ति की ओर इंगित करना चाहता है। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर भी बारीकी से देखते हैं। तो कवि आम व्यक्ति के विषय में बताता है कि ये लोग गरीबी व शोषित जीवन को जीने पर मजबूर है। यदि इनके पास वस्त्र भी न हो तो वह पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। उनमें विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है, ऐसे लोग ही। इसके बाद आपको लिखना है कि शासकों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इनके कारण उनका शांतिपूर्वक चलता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखना था। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कबीर अथवा मीरा का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला, 2 रचनाएं, भावपक कलापक साहित्य में स्थान। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अलग अलग बोर्ड्स के अंदर अलग अलग तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। कई बोर्ड्स के अंदर तो यही पूछा जाता है कि आपको सिर्फ कबीर और मीरा का जीवन परिचय लिखना है, और बहुत सारी जगह साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है। तो हर तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान से देखना है। तो ये देखिए हमारे कबीरदास जी, हम कुछ आपके लिए अच्छा सा लेकर आते हैं। ये देखिए, अब ये रहे हमारे कबीरदास जी। तो इसका आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर साहित्यिक परिचय भी आपको दिखाई दे रहा है। आप इनका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इनको समझा नहीं सकते, ये तो सिर्फ आपको याद करने होंगे। और फिर उनका साहित्य में स्थान भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर हमारी मीराबाई, तो मीराबाई है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या क्या लिखना होगा इनके अंदर। फिर आपको साहित्यिक विशेषताएं भी यहाँ पर दे रखी है। फिर भाषा शैली भी यहाँ पर आपको है, साहित्य में स्थान भी आपको दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, रामनरेश त्रिपाठी अथवा सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। आप तो कुछ मत कीजिए, आप रामनरेश त्रिपाठी और सुमित्रानंदन पंत उनको अच्छे से याद कर लीजिए, और कबीर और मीरा इनको भी अच्छे से याद कर लीजिए। तो आप चाहते हो तो यहाँ पर लिख रखा है रामनरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाषा शैली क्या थी, साहित्य में स्थान, फिर सुमित्रानंदन पंत, ये भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। कहानियाँ, संस्मरण, काव्यगत विशेषताएं, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 10 है, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार त्यागी का साहित्यिक परिचय देना है। तो आप दे सकते हैं साहित्यिक परिचय इन सब का आसानी से। तो इस तरीके से आपको देना है साहित्यिक परिचय, कोई बड़ी बात नहीं है, आप दे सकते हैं इनका साहित्यिक परिचय आसानी से, मैं ऐसा मानता हूँ। फिर है क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग से भावार्थ कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इन सारे क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से व्याख्या लिखनी होती है। एग्जाम में आपकी व्याख्या आती है ना, तो आपको किस तरीके से व्याख्या को लिखना होगा। तो बस आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।